बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरस की। एंजाइना पेक्टोरस क्या है? चेस्ट पेन caused by transient myocardial ischemia due to an imbalance between myocardial oxygen supply and demand। यानी एंजाइना पेक्टोरस वो चेस्ट पेन है जो किसकी वजह से काज होता है? ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से। तो आहिस्ता आहिस्ता मायोकार्डियम यानी हार्ट के मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम इस्कीमिया कहते हैं, या ड्यू टू इम्बेलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड, या इम्बेलेंस हो जाती है कि मायोकार्डियम की ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी रिक्वायर्ड होती है, जितने उसके डिमांड होते हैं, उससे कम सप्लाई हो रही होती है मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट को। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ इस्कीमिया, और इस इस्कीमिया की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, तो उसको हम नाम देते हैं एंजाइना पेक्टोरस। मायोकार्डियल इस्कीमिया कब होता है? अकर व्हेन एबिलिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी टू सप्लाई ब्लड इज एडिक्वेट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द हार्ट। मीन्स के मायोकार्डियल इस्कीमिया यानी हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी तब हो जाती है जब कोरोनरी आर्टरीज की ब्लड की सप्लाई की एबिलिटी कम हो जाती है, और वो हार्ट की मेटाबॉलिक डिमांड यानी हार्ट की ब्लड की जो रिक्वायरमेंट होती है कोरोनरी आर्टरी वो पूरा नहीं कर रही होती है, वो इनएडिक्वेट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट के अंदर इस्कीमिया हो जाती है, रिजल्टिंग इन एंजाइना पेन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना की। हमारे पास एंजाइना के टाइप्स होते हैं स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, और नंबर 3 पे है वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना की बात करते हैं। इसके अंदर पेन जो होता है वो सबस्टर्नल पेन एरिया ऑफ द चेस्ट, यानी जो सबस्टर्नल एरिया है चेस्ट की, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पेन में रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म, ये पेन रेडिएट होता है, ये जा रहा होता है लेफ्ट आर्म तक, लेफ्ट शोल्डर तक, और पेन की जो ड्यूरेशन होती है वो लेस देन 15 मिनट्स होती है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की, यानी ऐसे फैक्टर जो कि एंजाइना पेन को इंक्रीज़ या बढ़ा रहा होता है, तो एक्सर्शन में मीन के स्टेबल एंजाइना के अंदर पेशेंट जब एक्सर्शन या एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसको पेन ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जब वो हेवी मील लेता है, और इसके अलावा एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर, जहाँ वो कोल्ड वेदर को जब एक्सपोज हो रहा होता है तो तब एंजाइनल पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है। पेन रिलीविंग फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिसके अंदर पेन रिलीव हो जाता है। तो स्टेबल एंजाइना के अंदर जब हम पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करते हैं या सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को हम दे देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि उसका पेन रिलीव यानी पेन ख़त्म हो जाता है। तो ये पेन रिलीविंग फैक्टर है स्टेबल एंजाइना के अंदर। डायग्नोज हम कैसे करेंगे स्टेबल एंजाइना को? हम पेशेंट की ईसीजी करेंगे, इसके अलावा एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे, और कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, यानी कैमरे के ज़रिए देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई थ्रोम्बस या कोई वेजोस्पाज्म तो नहीं आया है। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना है, तो हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, यानी प्लास्टिकली रिपेयर करते हैं जो भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आई होती है, या पीटीसीए हम एक प्रोसीजर करते हैं, यानी परकुटेनियस ट्रांसडोमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हम करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ज़्यादातर क्लिनिकल साइड पे होती है स्टेबल एंजाइना की, तो हम पेशेंट को बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग देते हैं, जैसे एटिनोलोल है और प्रोपेनोलोल है। नंबर 2 पे हम पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, और उसके अंदर नेपेटापाइन, वेरापेमिल और डेल्टाजियम। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स हम पेशेंट को देते हैं, मसलन आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट। इसके अलावा हम पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल या लिपिड लोअरिंग एजेंट देते हैं, यानी सोमोस्टैटिन या प्रोवास्टैटिन। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे इस स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के लिए? हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि स्मोकिंग सेजेशन, सिगरेट पीना छोड़ दें या स्टॉप कर दें। स्ट्रेस रिडक्शन मेथड पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेनी। इसके अलावा वेट को, वज़न को कम करना है, और डाइट इंटेक अगर कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको लिमिट रखना है, यानी कम रखना है। अब बात करते हैं वेरिएंट एंजाइना की। वेरिएंट एंजाइना इट इज़ आल्सो नोन एज प्रिंजमेटल एंजाइना और वेजोस्पास्टिक एंजाइना, यानी वेरिएंट एंजाइना को हम प्रिंजमेटल एंजाइना या वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। इसके अंदर चेस्ट पेन जो होता है एट रिस्क
स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब स्पाज़म आ जाता है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है, ब्लड की सप्लाई डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट को रिड्यूस हो जाती है, तो पेशेंट को एट द रिस्क भी पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ये जो पेन होता है ये एसोसिएटेड होता है रैपिड आई मोमेंट स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल, मीन्स के पेशेंट को इसी के साथ रैपिड आई मोमेंट भी स्टार्ट हो जाती है इस चेस्ट पेन के साथ। ईसीजी की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट एलिवेशन ऑफ ईस्ट सेगमेंट, यानी हम जब इस पेशेंट के लिए ईसीजी करते हैं तो वहाँ पे हमें ईस्ट सेगमेंट एलिवेशन मिलता है। इसके अलावा डिसरिथमियाज अपन अकर ड्यू टू सीवियर पेन, और पेशेंट को सीवियर पेन होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को एरिथमियाज यानी एबनॉर्मल हार्ट रेट या रिदम हो सकता है। अब बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना की। अनस्टेबल एंजाइना इंक्रीज फ्रीक्वेंसी सीवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ पेन इन अ पेशेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना। जब स्टेबल एंजाइना के पेशेंट के अंदर पेन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, सीवियरिटी या ड्यूरेशन ऑफ पेन इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल एंजाइना है। पेन इज सीवियर मोर देन 20 मिनट्स। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो चेस्ट पेन होता है वो 20 मिनट से ज़्यादा होता है। इसके अलावा लेस देन 2 मंथ्स पीरियड, और 2 मंथ पीरियड के अंदर पेशेंट को इसके एपिसोड आ जाते हैं। पेन अकर विद लेस एक्सर्शन और स्ट्रेस। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर पेशेंट थोड़ा सा भी एक्सर्शन एक्टिविटी करते हैं या स्ट्रेस पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में अकर इन 10 to 20% ऑफ द पेशेंट। अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर इस्कीमिया तो होती है, लेकिन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन 10 to 20% ऑफ पेशेंट के अंदर जिनको अनस्टेबल एंजाइना हो तो उनको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी हो जाता है। अब बात करते हैं अंडरलाइंग कॉज की। द फिशरिंग ऑफ एथरोस्क्लेरोटिक प्लग, मीन्स के जब हम 10 साल के होते हैं तो एथरोस्क्लेरोटिक प्लग या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हमारे कोरोनरी आर्टरी के एंडोथेलियल सेल पे स्टार्ट हो जाती है। फिशरिंग हम कहते हैं जब एथरोस्क्लेरोटिक प्लग बना हुआ था और वो रप्चर हो जाए। जब वो रप्चर हो जाती है तो उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो गई। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाती है तो वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसिस की वजह से कोरोनरी आर्टरी की जो लुई बने, जो इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रही है, तीसरे नंबर जो ब्लड वेसल से टॉप से अगर हम देखें तो इसके अंदर लूमिन कम हो गया है तो ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो गई। अगर हम कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म की बात करते हैं तो इसके अंदर कम्प्लीटली कोरोनरी आर्टरी स्पाज़ हो जाते हैं, यानी उसके अंदर ऐसा स्पाज़म आ जाता है कि जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं एथरोस्क्लेरोटिस चेंजेस की। एथरोस्क्लेरोटिस चेंजेस नंबर 5 पे आप देखें राइट साइड पे, तो इसके अंदर एथरोस्क्लेरोटिक प्लग स्मॉल बना हुआ है। दूसरे पिक्चर के अंदर देखें तो थोड़ा सा इनलार्ज है। फिर तीसरे और लास्ट के अंदर देखें तो हमें इनलार्ज नज़र आ रहा है, यानी इंटरनल डायमीटर को एथरोस्क्लेरोटिक प्लग ने काफ़ी मकदार तक ब्लॉक किया हुआ है और चेंजेस भी हमें मिल रही हैं। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की। सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हम उसको कहते हैं कि किसी भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के 2 मेन ब्रांचेस होते हैं, यानी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को और बॉटम पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके अलावा जो सेप्टम है हार्ट के, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई दे रहा होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में। एक को हम नाम देते हैं सरकम्प्लेक्स आर्टरी और नेक्स्ट को हम नाम देते हैं लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो सरकम्प्लेक्स आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है लेफ्ट एट्रियम को और इसके अलावा बैक साइड द लेफ्ट वेंट्रिकल को, वाइल जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है जो एलईडी है वो फ्रंट और बॉटम ऑफ द वेंट्रिकल को ब्लड की सप्लाई कर रही होती है। इसके अंदर आप ब्रांचेस देखें सब अगर हम बात करें तो इसे नोडल ब्रांचेज है राइट कोरोनरी आर्टरी के। इसके अलावा पोस्टीरियर लेटरल ब्रांचेज है, मार्जिनल ब्रांचेज है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये राइट आर्टरी के ब्रांचेज है। वाइल लेफ्ट आर्टरी की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट सरकम्प्लेक्स आर्टरी है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, सेप्टल ब्रांचेज है, डायगोनल ब्रांचेज है, ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांचेज है और इसके अलावा सेप्टल ब्रांचेज में ये आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है। एथरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट, इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि आर्टरी है यानी कोरोनरी आर्टरी है, उसके अंदर एथरोस्क्लेरोटिक ब्लड बना हुआ है और उसके टॉप पे क्लॉट बना हुआ है यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन है।
दूसरे पिक्चर के अंदर आप देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों साइड पे हुआ है और इंटरनल डायमीटर जिसके अंदर ब्लड ने जाना होता है वो वाला स्पेस कम हो गया है, यानी इंटरनल डायमीटर कम है। स्पाज़म के अंदर अगर हम देखें तो स्पाज़म के अंदर ऐसा स्पाज़म आया है कि जिस एरिया के अंदर स्पाज़म आया है वहाँ पे आर्टरी की जो ल्यूमेन है, जो इंटरनल डायमीटर है वो कम है, तो डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी और उसकी वजह से जो ल्यूमेन है कोरोनरी आर्टरी की वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें कि एलईडी आर्टरी अगर ब्लॉक हो तो उसकी वजह से इंटीरियर इंफेक्शन होता है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब बात करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और एमआई एक चीज़ है। देखिए इस पिक्चर के अंदर ब्लड क्लॉट बना हुआ है, सही, ये आर्टरी है और क्लोरेस्ट्रोल प्लग, ये यहाँ से ब्लड क्लॉट सेपरेट हुआ है और ये अगर जाए किसी और कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे, जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि कोरोनरी आर्टरी है और वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल का प्लग या ब्लड क्लॉट नहीं है, तो वहाँ पे हेल्थी मसल्स हमें मिल रहे हैं। वाइल दूसरे पे जो डाइंग मसल है, क्योंकि इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्लड क्लॉट आया हुआ है और डिपेंडेंट मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हुई है, तो डिपेंडेंट एरिया हमें डाइंग मिल रहा है। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन की। एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब नेक्रोसिस या डेथ हो जाए मायोकार्डियम सेल्स के, यानी हार्ट के मसल सेल की जब डेथ या नेक्रोसिस हो जाए, उसको हम नाम देते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यानी थ्रोम्बस की वजह से द साइट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग, यानी पहले से वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बना हुआ होता है और उसकी वजह से वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, वो कोरोनरी आर्टरी कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में मायोकार्डियल नेक्रोसिस या मायोकार्डियम की डेथ हो जाती है। रेयरली इंफाक्शन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग विद स्पाज़म, मीन्स के बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रोलॉन्ग विज़ोस्पाज़म की वजह से इन्फेक्शन होता है। इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम, ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है प्रोलॉन्ग विज़ोस्पाज़म के अंदर मायोकार्डियम को, और उसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन के शिकार हो जाते हैं। रेयरली इन्फेक्शन रिजल्ट ड्यू टू एम्बोलिक ओक्लूजन, और इसके अलावा अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो बहुत रेयरली एम्बोलिक ओक्लूजन की वजह से होता है, मीन्स के किसी और जगह से क्लोट या एयर के बबल आ जाते हैं और वो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दें, तो उसको हम एम्बोलिक ओक्लूजन कहते हैं, उसकी वजह से भी रेयरली इन्फेक्शन होता है। जो मेन अंडरलाइंग काज है वो है प्री एग्जिस्टेंट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग के कोरोनरी आर्टरी के अंदर पहले एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं और बाद में वो कम्प्लीटली थ्रोम्बस या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। हेरोइन और कोकेन में काज एमआई कोकेन या हेरोइन की वजह से भी हो सकता है, जो लोग ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। एमआई को यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। सडन डेथ फ्रॉम acute myocardial infarction is resulting after 1 hour of symptom of onset, मीन के सडन कार्डिक डेथ हम उसको कहते हैं कि जब पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो और उसके 1 घंटे के बाद, यानी सिम्टम हो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के और उसके 1 घंटे के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हम सडन कार्डिक डेथ कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% जो लोग होते हैं वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं और वो एक्यूट मायोकार्डियल की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चले जाते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज है, और 30 to 50% लोगों की डेथ हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि इरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं, सिल अकर्स अबाउट 40 मिनट्स, मीन कि जब हार्ट के मसल को ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाती है तो 40 मिनट के अंदर हार्ट के मसल इरिवर्सिबली डाई या डैमेज हो जाते हैं। इरिवर्सिबल मायोकार्डियम सेल डेथ अकर नेक्रोसिस, यानी इरिवर्सिबल मायोकार्डियम सेल की डेथ हो जाती है जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, अकर आफ्टर 20 to 40 मिनट्स ऑफ सीवियर, मीन्स कि अगर हम कम्प्लीटली हार्ट के मसल को ब्लड की सप्लाई 20 to 40 मिनट्स के लिए ब्लॉक कर दें तो उसके अंदर इरिवर्सिबली मायोकार्डियम के सेट के डेथ या नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। मायोकार्डियल सेट दैट अंडरगो नेक्रोसिस आर ग्रेजुअली रिप्लेस विद कार्ड
टिश्यू। अब जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं जिसके अंदर नेक्रोसिस होता है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, यानी एबनॉर्मल टिश्यू की रिप्लेसमेंट हो जाती है। इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप इन एरिया ऑफ नेक्रोसिस अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 days आफ्टर इन्फेक्शन। अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जो नेक्रोसिस वाले टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, वो 2 से 3 दिन के बाद जब इन्फेक्शन होता है उसके 2 to 3 days लेटर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो नेक्रोसिस या जो स्कार टिश्यू होते हैं उसको रिमूव करने या एलिमिनेट करने के लिए। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, डिस्क्राइब वो ऐसे कर रहा होता है जैसे प्रेशर सेंसेशन है, फुलनेस है, स्क्वीजिंग है मिड पोर्शन ऑफ द थोरैक्स के। इसके अलावा पेन इज यूजुअली सबस्टर्नल पेन होता है, पेशेंट को रेडिएट कर रहा होता है ये पेन। चेस्ट पेन जो होता है ये जॉ तक, टीथ तक, शोल्डर, लेफ्ट आर्म और बैक तक जा रहा होता है। डिस्पनिया पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। इसके अलावा पेशेंट को एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है विद आर विदाउट नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी पेशेंट को या तो नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के साथ, या एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है लेकिन विदाउट नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके अलावा पेशेंट को डायफ्रोसिस या स्वेटिंग पसीने आते हैं, ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाते हैं, हाइपोटेंशन हमें क्लिनिकल साइन मिलता है, संकपी चक्कर आते हैं, नियर संकपी विदाउट अदर काजेज, मीन के पेशेंट को चक्कर आ रहे होते हैं या उसके करीब होते हैं, नियर संकपी स्टेज होते हैं। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं जिसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं और रेस्टलेसनेस के भी शिकार होते हैं एमआई वाले पेशेंट या हार्ट अटैक वाले पेशेंट। These are the reference for myocardial infarction. Thank you for watching this video. For more video, please visit Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you.